आपको वो फुसफुसाहट, वो धीमी सी आवाज़ महसूस हुई है ना? वो शांत, लगभग शर्मिंदा कर देने वाली इच्छाएं कि बस एक बार फिर उन्हें मैसेज कर दो। उस दरवाजे को दोबारा खोल दो जिसे ज़िंदगी ने पहले ही बंद करने की कोशिश कर ली थी। आप पुरानी यादों को ज़्यादा रोमांटिसाइज़ करने लगते हैं। दिमाग में पुरानी अच्छी बातें बार-बार सोचने लगते हैं। और अचानक से ब्रेकअप एक ऐसी गलती लगने लगती है जिसे शायद आपको ही ठीक करना है। लेकिन कार्ल युंग ने कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. यानी जब तक तुम अपने अंदर की अनकही बातों को समझ नहीं लेते, तब तक वे तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित करेंगी और तुम इसे नसीब का नाम दोगे। इससे पहले कि तुम खुद को ये यकीन दिला लो कि अपने एक्स के पास वापस जाना तुम्हारी किस्मत है, इस कड़वी सच्चाई को समझो। ज्यादातर लोग प्यार की वजह से वापस नहीं जाते। वो वापस इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो अपने ही अधूरे जख्मों से परेशान हैं। वो इस बात को मान ही नहीं पाते कि जिस चीज में उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था, वो उनके हाथों से फिसल गई। उन्हें प्यार नहीं, रिडेम्पशन चाहिए। वो रिश्ते को वापस नहीं पाना चाहते, वो अपनी सेल्फ वर्थ वापस जीतना चाहते हैं। ये वीडियो कोई लव लेटर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम है। ये एक ठंडा सर्जिकल डाइसेक्शन है इस बात का कि आपको वापस जाने की ये चाहत क्यों हो रही है और क्यों कार्ल युंग का मानना था कि अगर आप गहराई से खुद को नहीं समझते तो आप सेकंड चांसेस के धोखे में वही गलतियां बार बार दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हें मैसेज करने से पहले ये बात सुन लो। चैप्टर 1, यू नॉट गोइंग बैक टू अ पर्सन, यू गोइंग बैक टू अ पैटर्न। तुम सोचते हो कि तुम उन्हें मिस कर रहे हो, उनकी आवाज, उनका टच, वो एहसास जब उनका नाम तुम्हारे लबों पर एक सुकून की तरह महसूस होता था। लेकिन युंग कहते थे कि तुम सच में जिसे मिस कर रहे हो वो इंसान नहीं है, वो इमोशनल पैटर्न जो उन्होंने तुम्हारे अंदर जगा दिया था। ये प्यार नहीं है जो तुम्हें वापस बुला रहा है, ये तुम्हारी अपनी अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। क्या तुम्हें उस रिश्ते में अकेलापन महसूस हुआ था? अब तुम्हें यह साबित करना है कि तुम उनके लिए रुकने लायक थे। क्या तुम्हें बिट्रेयल महसूस हुआ था? अब तुम्हें उन्हें माफ करने की पावर चाहिए। क्या तुम उस रिश्ते में खुद को छोटा महसूस करते थे? अब तुम उसमें वापस जाकर बड़ा बनकर बाहर आना चाहते हो। इसीलिए वापस जाने का ख्याल इतना मैग्नेटिक लगता है, क्योंकि तुम्हारी साइक में एक ऐसा वर्जन है तुम्हारा जो मानता है कि अगर मैं इस बार इसे सही कर पाया तो मैं उस चीज को ठीक कर पाऊंगा जो उन्होंने पिछली बार तोड़ी थी। लेकिन यही असली जाल है। तुम्हारी साइक को सॉल्यूशन से ज्यादा लूप्स पसंद हैं और तुम्हारा दिल नहीं बल्कि तुम्हारी ईगो तुम्हें वापस ले जा रही है। ये तुम्हारी उस दर्द भरी कहानी को फिर से लिखने की भूख है ताकि तुम उस हार को एक जीत में बदल सको। क्योंकि जब तुम रात को चुपचाप लेटे होते हो तो तुम्हें वो इंसान याद नहीं आता जो वो सच में थे। तुम्हें वो याद आता है जो तुम उम्मीद करते थे कि वो बन सकते थे। तुम किसी इंसान का पीछा नहीं कर रहे, तुम अपनी ही एक अधूरी कहानी का पीछा कर रहे हो। और युंग कहते हैं यही तरीका है जिससे लोग अपने अतीत के कैदी बन जाते हैं। वो दूसरों से नहीं बंधे होते बल्कि अपने उन हिस्सों से बंधे होते हैं जिनका सामना करने से वो इनकार करते हैं। चैप्टर 2, नॉस्टैल्जिया इज अ ड्रग नॉट अ मेमोरी। अगर अचानक से तुम्हारा एक्स फिर से परफेक्ट लगने लगा है, अगर दिमाग में झगड़े छोटे और किसी ज्यादा बड़े लगने लगे हैं, तो ये बात समझो कि तुम्हारा दिमाग नशे में है। नॉस्टैल्जिया एक साइकोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन है। तुम्हारा दिमाग दर्द भरे अतीत में से सिर्फ खूबसूरत पलों को चुन चुन कर निकालता है और उस केओस को पूरी तरह हटा देता है जिसकी वजह से तुमने रिश्ता खत्म किया था। कार्ल युंग का मानना था कि दिमाग खुद को बचाने के लिए इतिहास को फिर से लिखता है। ये कल की तीखी यादों को नरम कर देता है ताकि हम अपने आज के फैसलों के साथ जी सकें। यही वजह है कि तुम्हें याद है कि वो लोगों के सामने तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ते थे, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि उन्होंने अकेले में तुम्हारे जज्बात को कैसे तोड़ा था। तुम्हें उनके मजाक याद हैं, लेकिन वो सन्नाटे नहीं जो रिजेंटमेंट से भरे थे। तुम्हें याद है कि उन्होंने कभी कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम आसानी से उस रात को भूल जाते हो जब उन्होंने तुम्हें सच में छोड़ दिया था। तुम्हारा दिमाग प्यार को याद नहीं कर रहा, वो तुम्हारी लोनलीनेस को शांत करने के लिए एक फैंटेसी बना रहा है। और नॉस्टैल्जिया के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि ये तुम्हें उन्हें वैसा वापस नहीं चाहता,
ये तुम्हें उनके उस वर्जन की चाहत देता है जो कभी था ही नहीं। तुम हकीकत से नहीं जुड़ रहे, तुम्हें इल्यूजन की आदत लग गई है। यूम आपसे ये नहीं पूछते कि क्या तुम अभी उनसे प्यार करते हो, बल्कि वो पूछते, डू यू लव द ट्रूथ और डू यू लव योर ओन कंफर्टिंग लाइज। चैप्टर 3। ट्रॉमा का एक टाइप होता है और ये हमेशा तुम्हें वापस बुलाता है। तुम सोचते हो कि ये सब बस ऐसे ही हो रहा है कि दुनिया के सारे लोगों में से तुम्हारा दिल सिर्फ उन्हीं के पास बार बार वापस जा रहा है। लेकिन युंग ने सिखाया था कि अनकॉन्शियस को लोगों से प्यार नहीं होता, वो बचपन से मिले दर्द के पैटर्न से जुड़ जाता है। अगर तुम्हारे एक्स ने तुम्हें इग्नोर किया, अगर उनका प्यार इनकंसिस्टेंट था, अगर वो तुम्हें हमेशा गेसिंग मोड में रखते थे, तो तुम्हारा साइकी इस केओस को इंटीमेसी समझ सकता है, क्योंकि तुम्हारे अतीत में कहीं ये केओस ही तुम्हारा घर था। तो जब वो फिर से सामने आते हैं तो तुम्हारे अंदर का घायल बच्चा प्यार का मौका नहीं बल्कि रिडेम्पशन का मौका देखता है। इस बार तुम सोचते हो कि शायद मैं इतना इनफ होऊंगा कि वो मेरे पास रुकें। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारा ट्रॉमा है जो अपने सबसे पसंदीदा इल्यूजन के साथ बॉन्ड कर रहा है कि अगर तुम इसे उनके साथ ठीक कर पाए तो तुम इसे अपने अंदर भी ठीक कर लोगे। यही वजह है कि तुम्हें जानी पहचानी चीजों से सुकून नहीं बल्कि डरना चाहिए, क्योंकि जिसे तुम किस्मत मानते हो सकता है कि वो असल में तुम्हारे नर्वस सिस्टम का एक पुराने जख्म को पहचानना हो। खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम वापस इसलिए जा रहे हो क्योंकि वो रिश्ता स्पेशल था, या इसलिए क्योंकि तुम्हारा साइकी खुद को उस तरह के प्यार के लायक साबित करने का आदी हो चुका है जिसने तुम्हें एक बार तोड़ दिया था। चैप्टर 4। उनका वापस आना एक साइन नहीं बल्कि एक टेस्ट है। जिस मोमेंट वो तुम्हें आई मिस अस मैसेज करते हैं, तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि चुपके से तुम यही सुनने का इंतजार कर रहे थे। तुम इसे यूनिवर्स की तरफ से एक साइन मानते हो। यूंग इसे साइकोलॉजिकल रेपिटेशन कंपल्शन कहते हैं, एक खतरनाक चाहत कि तुम उसी अनुभव को दोबारा जियो, इस उम्मीद में कि इस बार नतीजा अलग होगा। यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारा सोलमेट वापस नहीं भेज रहा, वो तुम्हें तुम्हारा लेसन वापस भेज रहा है। अगर तुम सच में इवॉल्व हुए हो तो तुम इस जानी पहचानी चीज से अट्रैक्ट नहीं होगे, तुम इतने सोबर होगे कि इस पर सवाल उठा सको। अभी ही क्यों? क्या ये प्यार के रूप में छिपा हुआ गिल्ट है? क्या ये लोनलीनेस है जो रियलाइजेशन का दिखावा कर रही है? क्या वो इसलिए वापस आए हैं क्योंकि वो ठीक हो गए हैं, या इसलिए क्योंकि जिंदगी ने उन्हें नीचा दिखाया है और अब उन्हें कंफर्ट की जरूरत है? ईगो को एक एक्स का वापस आना तुम्हारी सेल्फ वर्थ का सबूत मानना बहुत पसंद है, लेकिन ग्रोथ इस बात से साबित नहीं होती कि तुम फिर से चाहे जाओ। ये इस बात से साबित होती है कि तुम इतने बहादुर हो कि ये पूछ सको, तुमने मेरे अंदर पहले ही क्या क्या खत्म कर दिया था, और अगर मैं तुम्हें वापस आने दूं तो तुम और क्या तोड़ सकते हो? जब अतीत दरवाजा खटखटाए तो उसे रोमांटिसाइज मत करो, उससे सवाल पूछो, क्योंकि हर वो चीज जो वापस आती है उसे स्वागत करने लायक नहीं होती। कभी कभी यूनिवर्स बस ये चेक कर रहा होता है कि तुम अभी भी अपने जख्मों से फैसले लेते हो या अब अपनी विजडम से। चैप्टर 5। किसी को प्यार करने की कीमत जो तुम्हारी गहराई की इज्जत नहीं करता। तुम खुद को बार बार यही समझाते हो कि तुमने वो रिश्ता इसलिए छोड़ा क्योंकि वो टूट चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर तुम सच जानते हो। तुम प्यार से दूर नहीं गए थे, तुम दूर गए थे उस दर्द से जब तुम प्यार करते हुए भी अनसीन महसूस करते थे। कार्ल युंग मानते थे कि लोगों को प्यार की कमी नहीं तोड़ती, उन्हें वो ह्यूमिलिएशन तोड़ती है जब वो अपना सबसे गहरा सेल्फ किसी ऐसे इंसान को देते हैं जो उसे आम मानता रहता है। तुम कोई बड़े बड़े जेस्चर्स नहीं मांग रहे थे, तुम बस ये चाहते थे कि तुम्हें समझा जाए, तुम्हें चुना जाए, तुम्हारे लिए लड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा प्यार एक सबमिशन रिचुअल बन गया। तुमने अपनी उम्मीदें कम कर लीं, जब दर्द हुआ तब भी हंसे, डिसरिस्पेक्ट को हल्के में लिया, बस रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए। ये प्यार नहीं है, ये लॉयल्टी के नाम पर खुद को मिटाना है। और यहाँ सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा तुमने अपना प्यार साबित करने की कोशिश की, उनकी नज़र में उसकी कीमत उतनी ही कम होती गई। क्योंकि कुछ लोग केयर से नहीं जुड़ते, वो उसे जीतने के थ्रिल से जुड़ते हैं।
उन्हें तुम्हारा दिल एक सिल्वर प्लेटर पर सजा हुआ नहीं चाहिए। वो उसे हंट करना चाहते हैं, उस पर शक करना चाहते हैं, उसे खोने से डरते हैं। तभी उनका घायल साइकी जिंदा महसूस करता है। तो वापस जाने से पहले ये समझ लो कि अगर किसी ने तुम्हारी सॉफ्टनेस की कदर नहीं कर सका जब वो रोजाना वफादार और बिना कंडीशंस की थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो जब तुम्हें एक और मौका दोगे तो वो इसे सेक्रेड मानेंगे? युंग कहते थे कि तुम प्यार के लिए वापस नहीं जा रहे, तुम इसलिए वापस जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा अब भी ये सोचता है कि तुम्हें उस रिस्पेक्ट को कमाना पड़ेगा जिसके तुम हमेशा से हकदार थे। Chapter 6. When they say, honey, I've changed, ask, who did the work? बदलाव कोई कविता नहीं है। ये मीठी बातें देर रात की माफी या अचानक पछतावे का इजहार नहीं है। कार्ल युंग ने कहा था, पीपल विल डू एनीथिंग नो मैटर हाउ अब्सर्ड टू अवॉइड फेसिंग देयर ओन सोल। यानी लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बेतुका हो, सिर्फ अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग सच में बदलते नहीं हैं, वो बस अकेलेपन की परेशानी से बचने के लिए नई टैक्टिक्स अपनाते हैं। तो जब तुम्हारा एक्स तुम्हें कहे कि वो बदल गए हैं, तो तुम्हें खुद से एक कड़वा सवाल पूछना होगा, बदले तो कैसे और किस वजह से? क्या उन्होंने अपने अंदर के अंधेरे के साथ शांति में वक्त बिताया? क्या उन्होंने उस मैनिपुलेशन, अवॉइडेंस, ईगो या इमोशनल इमेच्योरिटी के पैटर्न्स का सामना किया जिसने तुम्हारे प्यार में जहर घोला था? या वो बस तुम्हारी माफी के कंफर्ट, तुम्हारी सॉफ्टनेस की सुविधा और उस वैलिडेशन को मिस कर रहे थे जिसे वो तुम्हारी मौजूदगी से पाते थे? सच्चा बदलाव बताया नहीं जाता, वो दिखाई देता है। वो कंसिस्टेंसी में दिखता है, डिस्कंफर्ट में दिखता है, पुराने प्रेशर में नए व्यवहार से दिखता है। अगर वो पहले इमोशनली अनअवेलेबल थे, तो क्या उन्होंने गहरी इंट्रोस्पेक्शन, थेरेपी या शैडो वर्क में समय बिताया है? क्या अब वो डिफेंसिवनेस में आए बिना वल्नरेबिलिटी की बात कर सकते हैं? अगर तुम्हें शब्दों के पीछे का काम नजर नहीं आ रहा है, तो मान लो कि कुछ भी नहीं बदला है। क्योंकि वो प्यार जिसने तुम्हें एक बार लगभग खत्म कर दिया था, वो तुम्हें दूसरी बार नहीं बचाएगा। वो बस उस काम को पूरा करेगा जिसने उसे शुरू किया था। Chapter 7. What you crave is closure, not reunion. तुम खुद से बार बार ये समझाते हो कि तुम उन्हें मिस करते हो, लेकिन युंग मानते थे कि तुम सच में जिसके लिए भूखे हो वो क्लोजर है, दूसरा मौका नहीं। तुम उन खामोश ह्यूमिलिएशंस के जवाब चाहते हो जिन्हें तुमने चुपचाप निगल लिया। तुमने उन्हें एक सच माना, लेकिन क्यों उन्होंने तुम्हें एक चॉइस की तरह ट्रीट किया? जब तुम झुकते गए तो वो झुकने से भी क्यों इनकार करते रहे? तुम सोचते हो कि वापस जाने से तुम्हें एक साफ सुथरा अंत मिल जाएगा, एक पल जहां वो मान लें कि वो गलत थे, जहां वो आखिरकार तुम्हारी सेल्फ वर्थ को समझें, जहां कहानी तुम्हारे तरीके से खत्म हो। लेकिन ये एक खतरनाक इल्यूजन है। क्लोजर वो चीज नहीं है जो कोई दूसरा इंसान तुम्हें देता है, ये वो चीज है जो तुम खुद बनाते हो, ये एक्सेप्ट करके कि तुम्हें शायद वो माफी, वो एक्सप्लेनेशन या वो वैलिडेशन कभी नहीं मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। अगर तुम क्लोजर की तलाश में वापस जाते हो तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें उसी निराशा का दूसरा भाग मिलेगा। क्योंकि जिस तरह का इंसान प्यार के दौरान तुम्हारी कद्र नहीं कर सका, वो सुलह के दौरान अचानक से इमोशनली जेनरस नहीं बनेगा। तो उस मैसेज का जवाब देने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं सच में इस रिश्ते को फिर से बनाना चाहता हूं, या मैं बस ये चाहता हूं कि वो उस नुकसान को ठीक कर दें जो उन्होंने कभी मेरी सेल्फ एस्टीम को पहुंचाया था? युंग की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक है, ठीक होने का मतलब ये नहीं कि पास्ट एक बेहतर रूप में वापस आ जाए। इसका मतलब है कि उसे पूरी तरह से खत्म हो जाने देना, so that something truer can grow in its place. Chapter 8. The shadow you refuse to face will choose your partner for you. युंग का मानना था कि हर इंसान अपने अंदर एक शैडो रखता है। वो हमारा छिपा हुआ हिस्सा जिसे हम नकारते हैं, दबाते हैं या जिसका सामना करने से इनकार करते हैं। डरावनी सच्चाई ये है
कि तुम्हारा एक्स सिर्फ तुम्हारा प्रेमी नहीं है, वो एक आईना है जो तुम्हारे अंदर के अंधेरे को दिखाता है। अगर तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा अकेलेपन से डरता है तो तुम ऐसे इंसान का पीछा करोगे जो तुम्हें छोड़ दे। अगर तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा शर्मिंदगी रखता है तो तुम ऐसे इंसान से जुड़ जाओगे जो तुम्हें नॉट इनफ महसूस कराए। अगर तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा सॉफ्टनेस के लायक खुद को नहीं समझता तो तुम ऐसे इंसान की इंटेंसिटी को चाहोगे जो तुम्हें चोट पहुंचाए। क्योंकि शैडो खुद को दिखाना चाहता है, तुम्हारी सोची समझी इंटेंशन से नहीं, बल्कि उन चॉइसेस से जिन्हें तुम बिना समझे बार बार करते रहते हो। तो वापस जाकर यह कहने से पहले खुद से पूछो, क्या तुम सच में उनसे प्यार करते हो, या तुम्हारा अधूरा शैडो उस ड्रामा, एंजाइटी और कियोस से प्यार करता है जो वो लाते हैं। क्योंकि कभी कभी जिस रिश्ते को तुम पैशनेट कहते हो वो बस तुम्हारा शैडो होता है जो अपनी सबसे पसंदीदा इमोशनल रोलर कोस्टर का मजा ले रहा होता है। खतरा क्या है? जब तक तुम उस शैडो को रोशनी में नहीं लाते और दर्द के लिए उसकी भूख का सामना नहीं करते, तब तक तुम ऐसे लोगों के पास वापस जाते रहोगे जो तुम्हारे भविष्य से ज्यादा तुम्हारे ट्रॉमा से मिलते जुलते हैं। तुम्हें उनके साथ प्यार का दूसरा मौका नहीं चाहिए। तुम्हें उस हिस्से से सामना करना है जो ये सोचता है कि तुम इस तरह के प्यार के लायक हो। Chapter 9. The ego wants reassurance, the soul wants liberation. तुम्हारे अंदर एक आवाज चिल्ला रही है, अगर वो वापस आ जाए और मुझे फिर से चुने तो शायद मैं प्रॉब्लम नहीं था। ये आवाज तुम्हारी ईगो की है। ये वैलिडेशन पर, चाहे जाने पर, अपनी कीमत साबित करने पर जीती है, उन सब के सामने जिन्होंने कभी तुम पर शक किया था। लेकिन काल जंग एक कड़वा फर्क बताते हैं। जिस चीज को ईगो चाहती है वो कंफर्ट है, और जिसे सोल चाहती है वो फ्रीडम। तुम्हारी ईगो को रिडेम्पशन की कहानी चाहिए, वो सिनेमैटिक मोमेंट जहां तुम्हारा एक्स ये महसूस करे कि तुम कितने इर्रिप्लेसेबल थे और इस बार हमेशा के लिए रुक जाए। तुम्हारी सोल हालांकि एक गहरी सच्चाई जानती है, कभी कभी तुम्हें माफी नहीं मिलती, कभी कभी तुम्हें न्याय का पल नहीं मिलता, कभी कभी तुम बस एक ऐसे गहरे जख्म के साथ चले जाते हो जिससे सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट और दूरी ही फिर से सिल सकती है। और ये कोई हार नहीं है, ये तुम्हारा एवोल्यूशन है। उस चीज में दोबारा ना जाना जिसने तुम्हें लगभग खत्म कर दिया था, वो कमजोरी नहीं है, ये खुद को बचाने का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एक्ट है। क्योंकि प्यार इस बात से साबित नहीं होता कि तुम कितना दर्द सह सकते हो, ये उस बात से साबित होता है कि तुम कितनी शांति को खोने से इनकार करने को तैयार हो। तो अपने अतीत को एक और मौका देने से पहले खुद से पूछो, क्या तुम अपनी ईगो के कंफर्ट को फिर से बनाना चाहते हो या अपनी सोल की इंटेग्रिटी की रक्षा करना चाहते हो? सिर्फ एक ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी, दूसरा तुम्हें वापस उसी पिंजरे में खींच लेगा जिससे एक बार तुम भागने के लिए लड़े थे। चैप्टर 10. The door you close defines the life you will live. एक ऐसा मोमेंट आता है जहां तुम्हारा चॉइस उनके और अकेलेपन के बीच नहीं होता, ये उस इंसान के बीच होता है जो तुम कभी थे और उस इंसान के बीच जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। कार्ल जंग का मानना था कि हर बदलाव एक सिंबॉलिक डेथ मांगता है, एक ऐसा मोमेंट जहां तुम खुद के एक हिस्से को जानबूझकर मरने देते हो ताकि कोई ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा मजबूत और ज्यादा जागरूक इंसान पैदा हो सके। एक एक्स से दूर जाना, सच में दूर जाना, बिना पीछे देखे, उन्हीं डेथ्स में से एक है। ये सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं है, ये तुम्हारे उस वर्जन का अंत है जिसने कंफ्यूजन को पैशन, दर्द को डिवोशन और इनकंसिस्टेंसी को एक्साइटमेंट माना। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि अतीत को वापस लाना एक बिल्कुल नया भविष्य बनाने के डर का सामना करने से ज्यादा आसान है। लेकिन यहां एक अटल सत्य है, जितनी देर तक तुम गलत दरवाजे को खुला रखोगे, उतनी देर तक सही दरवाजा छिपा रहेगा। जिंदगी तुम्हें उस तरह का प्यार नहीं दे सकती जिसके तुम सच में लायक हो, जब तुम उस प्यार के साथ सुलह करने में व्यस्त हो जो पहले ही खत्म हो चुका है। तो अगर तुम्हें यूनिवर्स से एक साइन चाहिए था तो इसे वो मान लो। उन्हें वापस मैसेज मत करो, उन्हें वापस आने मत दो। अपनी हीलिंग को उस आग में फिर से जाकर मत परखो जिसने तुम्हें एक बार राख बना दिया था। दरवाजा बंद करो, गुस्से से नहीं, डर से नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए सम्मान से जो तुम अभी भी बन रहे हो।
क्योंकि कभी कभी प्यार का सबसे साहसी काम अपने अतीत को अपनी किस्मत तय करने से इनकार करना होता है। जंग्स फाइनल वार्निंग। अपने एक्स के पास वापस जाना कोई रोमांटिक डिसीजन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल क्रॉस रोड है। एक रास्ता तुम्हें हर जानी पहचानी चीज पर वापस ले जाता है, वो चाहत, वो थ्रिल, वो केओस जिसमें तुम पहले से ही जीना जानते हो। दूसरा रास्ता शांत है, ज्यादा अकेला है और कहीं ज्यादा डरावना है। ये तुम्हें तुम्हारे उस अनजाने वर्जन की तरफ ले जाता है जो तुम्हारे आइडेंटिटी को शेप करने वाले उस दर्द के बिना कभी नहीं रहा। कार्ल जंग का पूरा फिलॉसफी एक ही सत्य पर टिका है। वी डू नॉट बिकम एनलाइटेंड बाय इमेजिनिंग फिगर्स ऑफ लाइट, बट बाय मेकिंग द डार्कनेस कॉन्शियस। यानी हम रोशनी की कल्पना करके प्रबुद्ध नहीं बनते, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे को जानकर बनते हैं। तो अपनी कहानी को फिर से शुरू करने से पहले खुद से पूछो, क्या तुम इसलिए वापस जा रहे हो क्योंकि तुम आखिरकार अपने अंदर के अंधेरे को जान चुके हो, या इसलिए क्योंकि तुम अभी भी अनजाने में उससे भाग रहे हो? अगर ये बाद वाला है तो तुम्हारा अतीत तुम्हें खुशी खुशी वापस ले लेगा, बस उन्हीं जगहों पर तुम्हें फिर से तोड़ने के लिए। लेकिन अगर ये पहला है तो तुम आगे बढ़ोगे, भले ही तुम्हारा दिल कांप रहा हो, और जिंदगी धीरे धीरे ये बताएगी कि वो दरवाजा पहले बंद होना क्यों जरूरी था। कुछ प्रेम कहानियां ठीक होने के लिए नहीं बनी होती, वो तुम्हें जगाने के लिए बनी होती हैं। और एक बार जब तुम सच में जाग जाते हो तो फिर तुम कभी वापस नहीं जाते।